हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की क्लास में हम सब डिस्कस करेंगे हमारे स्टोन एज का जो लास्ट हैगा आपका कैलकोलिथिक एज यानी कि कॉपर एज ताम्र पाषाण के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने पैलियोथिक पीरियड, मीजोलिथिक पीरियड और नीलोथिक पीरियड को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आप एशियन हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर के भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आज का हमारे लास्ट टॉपिक होगा, फिर हमारा स्टोन एज प्री हिस्ट्री का जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है ये हमारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग हड़प्पन्स पे आ जाएंगे, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन पे टॉपिक पे आ जाएंगे। तो आज हमारा लास्ट टॉपिक है कैलकोलिथिक एज ताम्र पाषाण युग। तो इसके भी आज हम पूरा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो चलिए अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़्यादा करना। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल है। मैं आपको यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में पढ़ा रही हूँ। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी लेवल की, यूजीसी नेट लेवल तक की, वो आपको ये वीडियो हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करना मत भूलना। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लो मेरी सीरीज में जुड़ने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आप सबको एक बार दिखाना चाहूँगी कि मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले बताया था कि हमारा एंशिएंट हिस्ट्री जो है, पहला जो हमारा जो ये पॉइंट है वो आपका है प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि प्रागैतिहासिक काल। तो यहाँ पर हमें स्टोन एज पढ़ना था, कॉपर एज पढ़ना है। तो स्टोन एज हम लोग कवर अप कर चुके हैं। आज मैं आप सबको कॉपर एज पढ़ाऊंगी, ठीक है, ताम्र युग पढ़ाऊंगी। इसके बाद आप लोगों का ये प्री हिस्टोरिक पीरियड प्रागीय ऐतिहासिक काल खत्म हो जाएगा, जिसके अंदर आप लोगों ने पूरा नोट कर लिया कि हमें यहाँ पर कोई भी रिटर्न एविडेंस देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। यहाँ पर हमने सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देखने को मिला, जैसे कि इंस्क्रिप्शन पे देखने को मिला कि लोगों ने इंस्क्रिप्शन में, केव्स की वॉल्स पर, हमें सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे हमें जितनी भी चीज़ें देखने को मिली वो सारी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देखने को मिले। कोई भी रिटर्न एविडेंस आप लोगों को नहीं देखने को मिला। आई होप अब आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो आज हमारा लास्ट होगा कॉपर एज। इसके बाद हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है वो खत्म हो जाएगा और हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आज हम अपना कॉपर एज को कंप्लीट कर लेते हैं और फिर आप लोग पूरा स्टोन एज और कॉपर एज को अच्छे से पढ़ लेना, ताकि फिर हम आगे अपना प्रोटोस्टोरिक पीरियड में फिर हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कॉपर एज यानी कि ताम्र युग के बारे में। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसको कैलकोलिथिक यानी कि कॉपर एज भी बोला जाता है, ठीक है, ताम्र पाषाण युग या फिर ताम्र युग। इसका टाइम पीरियड नोट डाउन कर लो। 3000 से लेकर के 500 BCE तक, 3000 से 500 BCE इसका टाइम पीरियड है। अब आपको इसमें क्या क्या बातें याद रखनी है। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि न्यूलिथिक एज, नवपाषाण काल तक लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया था, ठीक है, ये सारी बातें आप लोगों ने देख ली थी। लेकिन अभी तक हम लोगों ने पैलियोथिक, मीसोलिथिक और न्यूलिथिक, इन तीनों में हमने कोई भी, वहाँ उस समय के लोगों ने कोई भी धातु का यूज़ नहीं किया था, ठीक है। तो धातु का यूज जो है सबसे पहला आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट मेटल जो है यूज कौन सा किया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा आपका कॉपर, ठीक है। आपका ताम्र यूज किया था, तांबा यूज किया गया था, सबसे पहला धातु, सबसे पहला मेटल, अगर हम अपनी इंडियन हिस्ट्री में बात करेंगे तो कैलकोलिथिक एज की अगर हम बात करेंगे तो ताम्र पाषाण युग ने पत्थर के औजारों के साथ साथ धातुओं के उपयोग के यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। मैंने अभी तक, हम लोगों ने अपने स्टोन टूल्स पढ़े थे, ठीक है, हमने अभी तक पाषाण युग में तीनों सेक्शन पढ़े, लेकिन हमें वहाँ पर कोई भी धातु की चीज़ें देखने को नहीं मिली। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, पत्थरों के औजारों के साथ साथ अब हमें यहाँ पे धातुओं के औजार भी देखने को मिले हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये देख लो, पहला जो धातु यूज किया गया है वो कौन सा है, कॉपर है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। आप चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, BHU में भी पूछा गया है, DU में भी पूछा गया है ये, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी ये क्वेश्चन आप सबसे पूछा गया है, और अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो तो भी आपसे वहाँ ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो धातु है वो कौन सा यूज हुआ था, वो आपका तांबा हुआ था। लेकिन हमें यहाँ पे साथ साथ यहाँ पे ऐसे क्या, हमें यहाँ पे कभी कभी ब्रोंज का यूज भी, ब्रोंज का इस्तेमाल भी लोग करते हुए यहाँ पे नजर आए थे, ठीक है। ब्रोंज यानी कि कांस्य का भी यहाँ पे लोगों का इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है। इसी वजह से कैलकोलिथिक एज को, ताम्र पाषाण युग को प्री हड़प्पन भी कहा जाता है,
ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पूर्व हड़प्पा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ब्रोंज का, हमें कांस्य का इस्तेमाल भी लोग करते हुए नजर आए थे। यह बात जानते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा की जो सभ्यता है उसको हम ब्रोंज एज के नाम से जानते हैं, कांस्य के युग के नाम से ही जानते हैं, लेकिन वहाँ पे उसको तो हम हड़प्पन्स को कहते ही हैं, लेकिन उसका एविडेंस यहाँ पे लोगों को जो है इसको भी यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा यूज करते हुए नजर आए, इसीलिए कालकोलिथिक स्टेज को और क्या कहा जाता है, प्री हड़प्पन भी बोला जाता है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका राइट आंसर था कालकोलिथिक स्टेज होगा, कालकोलिथिक पीरियड होगा। क्लियर हो गया। लेकिन अगर हम देश के अलग अलग हिस्सों में देखोगे तो ये कांस्य की जो आपकी हड़प्पन कल्चर है, जो हड़प्पन संस्कृति है, उसके अंत के बाद ये दिखाई देता है। ठीक है, एंड हो जाता है, उसके बाद हमें ये चीजें वहाँ पे नजर आती हैं। आगे मैं बात करूं तो कुछ ताम्रपाषाण की जो संस्कृतियां हैं हड़प्पा की संस्कृतियां से, और कुछ पोस्ट हड़प्पन अगर आप देखोगे, प्री हड़प्पन कल्चर जो मैंने अभी आपको बताया कि कालकोलिथिक एज को, ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहना भी हमें यहाँ पे पॉसिबल है कि हमें जो कालकोलिथिक कल्चर है, जो हमारा ताम्रपाषाण संस्कृतियां हैं, वो उत्तर हड़प्पा संस्कृतियां हैं, यानी कि पोस्ट हड़प्पन भी है। तो ये पोस्ट हड़प्पन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमारा कालकोलिथिक कल्चर देखोगे वो उसे क्या कहा जाएगा, पोस्ट हड़प्पन कहा जाएगा। ऐसा कहना क्या है, संभव हो सकता है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तो इस पेज पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें ये बात समझ में आई कि हमें अभी तक हमने जो पढ़ा था वो स्टोन एज में हमें सिर्फ स्टोन के टूल्स देखने को मिले थे, लेकिन अब हमें यहाँ पे मेटल देखने को मिला। मेटल भी लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया। सबसे पहला जो धातु यूज किया था वो था आपका कॉपर यानी कि तांबा, लेकिन हमें वहाँ पे कुछ ब्रोंज यानी कि कांस्य का भी इस्तेमाल लोग करते हुए नजर आए थे। इसलिए कालकोलिथिक स्टेज को और क्या कहा जाता है, प्री हड़प्पन भी कहा जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका कंटेम्प्रेरी आपके पूछा सकता है कि कालकोलिथिक कल्चर का कंटेम्प्रेरी जो है वो क्या है, वो हड़प्पन से है। ठीक है, प्री हड़प्पन कल्चर है, तो इसीलिए इसको प्री हड़प्पा भी बोला जाता है। जैसे कि हड़प्पा की जो पहले की जो चीज होती है वो कौन था, कौन सा पीरियड था, कालकोलिथिक एज। तो आप इजीली से आंसर भी कर पाएंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे तो अब आपको वो सारे पॉइंट समझ में आ गए। कॉपर एज आपको मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो इस समय के जो लोग थे उनका जीवन जीने का तरीका कैसा और क्या क्या उनकी विशेषताएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें मैंने आपको नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल और पुरापाषाण काल के टाइम पे भी बताई थी। अभी तक हम लोगों ने ये नोटिस करा था कि लोग अब क्या थे, नवपाषाण काल में आते आते अब लोग यहाँ पे सेटल हो चुके थे, परमानेंट सेटल हो गए थे। वहां पर इन्होंने अब क्या अपने घर बना लिए थे, झोपड़ियां बना ली थी। वहीं जहाँ पे वो खेती करते थे वहीं वो लोग रहने लगे। कुछ हमने पोएट्री यानी कि बर्तन भी देखने को मिले, मिट्टी के बर्तन भी लोगों ने बनाने शुरू कर दिए थे। यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम कॉपर एज के जो लोग हैं, कालकोलिथिक के समय के जो लोग हैं, उन लोगों के जीवन का तरीका देखेंगे और उनकी विशेषताएं देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो कालकोलिथिक पीपल जो हैं ये लोग भी खेती करते थे। ठीक है, खेती तो अब आ सका है। तो ताम्रपाषाण काल के जो लोग थे वो शिकारी भी करते थे, मछली भी पकड़ते थे। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है एग्रीकल्चर भी करते थे और कैटल रेयरिंग, पशुपालन भी करते थे। याद रखना, हंटिंग और फिशिंग भी करते थे। ये चीजें पहले से स्टार्ट हो चुकी है, तो इसलिए ताम्रपाषाण काल के लोग हमें देखने को मिले, ये इस चीजों को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप मत करना स्टूडेंट। जो भी पॉइंट यहाँ बता रही हूँ सब इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ताम्रपाषाण काल के जो लोग हैं वो क्या क्या उगाते थे, गेहूं उगाते थे, चावल उगाते थे। ठीक है, अपने प्रधान के रूप में उत्पादित किया। बाजरा, हमें बहुत सारी दालें देखने को मिली जैसे कि मसूर की दाल, काले चने की दाल, हरा चना। ठीक है, आपके लेंटिल, बैकग्राम्स, ग्रीन ग्राम, ग्रास पी। ठीक है, और अगर यही बात करूंगी मैं ईस्टर्न रीजन में तो उन्होंने फिश और राइस, ठीक है, मछली और चावल पे रहते थे। जो ईस्टर्न लाइक, ये पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यूजीसी नेट की तैयारी अगर आप लोग करोगे, यूपीएससी लेवल की अच्छे, यानी आपके एंट्रेंस में भी अगर हम बात करेंगे ईस्टर्न रीजन में जो रहते थे तो वो कौन सी चीजें खाते थे, क्या करते थे, तो वो मछली और चावल खाते थे। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ वो लोग और किस चीज की प्रैक्टिस करते थे, स्लैश बर्न और झूम कल्टीवेशन की। उन्होंने स्लैश बर्न और झूम खेती करने का भी क्या किया था, अभ्यास किया था।
आप सब मुझे कमेंट करके बताएंगे कि स्लैश बर्न या फिर जिसको हम झूम कल्टीवेशन बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, आई होप आप लोग अभी इतने बड़े स्टूडेंट हैं, आप सबको ये मैक्सिमम स्टूडेंट को पता होगा, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि स्लैश बर्न जो ये आपका और झूम कल्टीवेशन, ये दोनों एक ही हैं, इसको क्या कहा जाता है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है। आगे बढ़ेंगे, अगर मैं बात करूं तो इस समय वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। यहाँ पर इस काल पे हमें देखने को मिलता है कि इस समय जो लोग हैं वो ना ही हल का यूज़ करते थे और ना ही वो लोग कुदाल का यूज़ करते थे। ठीक है, इस समय हमें कोई भी प्लो और हो का यहाँ पे कोई भी चीज़ हमें फाउंड नहीं मिलती है इस कैलकोलिथिक साइट पर। ये आपको एक बात याद रखनी है, आपके स्टेटमेंट टाइप में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पर प्लो और हो जो हमें नहीं देखने को मिलते हैं, तो वो हमें कैलकोलिथिक पीरियड, जो कैलकोलिथिक पीरियड है ताम्रपाषाण युग के समय पर, हमें कोई भी हल और कोई भी कुदाल यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ था। यहाँ तक आप सबको बातें समझ में आ गई। तो स्टूडेंट, स्लैश एंड बर्न आप लोगों को अच्छे से बताना है। यहाँ पे आप इसके नाम से पढ़ के भी कर सकते हैं। ठीक है, ये लोग क्या करते थे, पहले जो पेड़ पौधों को काट करके और बर्न मतलब उसको फिर जला देते थे। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि इन्होंने जंगल काटने शुरू कर दिए और काट कर उसको जलाने लग गए थे, ताकि उनकी जो है भूमि है, जो लैंड है, वो अब खेती करने के योग्य बन जाए। उसको स्लैश एंड बर्न कहते हैं। ठीक है, बाकी आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इसको इसे डिटेल में, कि आप लोग ने मुझे इसका आंसर क्या दिया। तो ये आप लोगों को बातें समझ में आ गई। आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, एक एक पॉइंट, इसलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया है। और मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करना है। आप लोगों ने देखा मैं कितनी मेहनत की है, डिटेल में आप सबको बता रही हूँ। यहाँ पे हर एक चीज़ इसको बनाने में, प्रेजेंटेशन बनाने में भी बहुत टाइम लगता है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आप सबको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से समझा दूँ कि आप किसी भी लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, टीचिंग एग्ज़ाम या किसी भी लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप लोग इतना इजीली से कर सके कि आप लोग को क्वेश्चन पॉइंट इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आपने इतना कर लिया तो बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे करा सकूँ। तो आप लोगों को ये ऐसे यहाँ पे बातें याद रखनी है। ईस्टर्न कल्टीवेशन पे कौन सा चीज़ें, फिश एंड राइस, ऐसी चीज़ें, ये बाकी की तो थी ही। ठीक है, बाकी की तो थी, आपसे स्टेफल ये पूछा जाएगा तो आपको ये तो चाहिए, जो पहला हमें देखने को मिलता है वो व्हीट और राइस देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें के अलावा अगर आपसे ईस्टर्न रीजन की तरफ पूछेगा तब आपको ये आंसर देना है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोगों ने देखा कि धीरे धीरे इनका जो कल्चर है ये बढ़ने लगा। ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी इनके एरिया में देखने को मिला, जो किस लिए काम आती है, कॉटन को उगाने में। ठीक है, कॉटन को उगाने में ये काम आती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन सी मिट्टी का यूज़ करते थे, ब्लैक सॉइल का। उसके बाद इन लोगों ने अब जानवरों को डोमेस्टिकेशन, पालतू बनाना शुरू कर दिया, जिसमें काऊ, शिप, गोट, पिग, बिफेलो, हंटेड डियर। ठीक है, तो आपके यहाँ पे जितने भी ये गाय हैं, भेड़ियाँ हैं, ठीक है, सॉरी भेड़ है, बकरियाँ हैं, बिफेलोज हैं, तो ये सारी चीज़ें ये लोगों ने पालना शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि ये लोग अभी भी घोड़े को नहीं जानते थे। घोड़ा क्या होता है इस बात से ये लोग परिचित नहीं थे। घोड़े से इनको कुछ भी नहीं मालूम था कि घोड़ा क्या होता है। अभी तक जो डोमेस्टिकेशन जो इन्होंने बनाया था, पालतू बनाए थे, वो काव, शिप, गोट, पिग, बुफेलो और जो डियर्स होते हैं, हिरनें होती हैं, उनका शिकार करते थे। लेकिन अभी भी घोड़े के बारे में इन्हें नहीं पता था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब बात करते हैं, जो इन्होंने लोगों को डोमेस्टिकेशन बनाया, पालतू बनाया, तो उन्होंने उसको किस लिए बनाया, खाने के लिए। दे कुक्ड देयर फूड एंड एट बीफ टू। तो उन्होंने क्या करा, उनका शिकार किया और उसको क्या करा, खा लिया, खाने के लिए करते थे। और फिर सबसे अगर आप बात देखोगे तो डोमेस्टिकेशन एनिमल वर स्लॉटर्ड फॉर फूड। यहाँ पे आप जितने भी देखोगे पालतू जानवरों को, ये लोग पालतू जानवरों को खाने के लिए उनको मार देते थे। पालतू जानवर हैं, इनको भोजन, इनको खाने के लिए ये लोग इसको मार देते थे। नॉट फॉर मिल्क, फॉर डेयरी प्रोडक्ट। आप सबके माइंड में ये आएगा ना कि ये लोग पालते होंगे तो अपने पर्सनल पर्पस के लिए, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट के लिए, कि मिल्क मिल जाएगा, ठीक है, बहुत काम हो जाएंगे।
बट उस समय ऐसा इन्होंने कुछ शुरू नहीं किया, क्योंकि आप लोग जानते हैं अभी ये आगे होगा धीरे धीरे। लेकिन इस समय के लोगों ने क्या करा, यहाँ पर डेयरी पर्पस के लिए, डेयरी प्रोडक्ट बनाने के लिए, इसलिए जानवरों को यहाँ पे डोमेस्टिकेशन नहीं बनाया था। इन्होंने सिर्फ हंटिंग की और उसको खा लिया, इस पर्पस से इन्होंने ये किया था। याद रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वरना आप ये बात जानते हैं, अगर इन लोगों ने इसको डेयरी अपने पर्सनल पर्पस के लिए इन पालतू जानवरों को पाला होता, फिर ये लोगों को मिल्क मिलता, फिर ये ट्रेड भी कर सकते थे। ऐसे ऐसे धीरे धीरे हम इनकी इकोनॉमी बढ़ती जाती, लोगों में हमें चेंजेस देखने को वो हमें आगे मिलेगा। बट अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये लोग घोड़े से, हॉर्सेस से परिचित नहीं थे। घोड़ा क्या होता है ये बात इन्हें नहीं मालूम थी। साथ ही साथ डोमेस्टिकेशन, जो एनिमल्स हैं, पालतू जानवर इन्होंने पाले थे, लेकिन अपने पर्पस के लिए नहीं, सिर्फ उनको खाने के लिए शिकार किया और उनको पकाकर खा गए। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या इन्होंने उगाया और उनकी क्या इन्होंने खाया, एनिमल्स और प्लांट्स की बात हमने कर ली। अब इनकी पोइट्री, इनके बर्तन के बारे में भी बात कर लेते हैं। इन्होंने अलग अलग तरीकों के बर्तन के यूज़ किया था। पहला अगर आप देखोगे ब्लैक और रेड पोइट्री का यूज़ करा। दूसरा ऑर्चरे कलर पोइट्री सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर थी उस समय, ताम्रपाषाण काल के समय पर। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने। कौन से कलर के बर्तन देखने को मिले थे, ब्लैक एंड रेड पोइट्री और ऑकरे कलर की पोइट्री सबसे ज़्यादा फेमस होती थी। तो इस समय की जो ये, उस समय के जो ये बर्तन होते थे आपको याद रखने हैं, वो किससे बनते थे। तो आप लोग कुम्हार सबको जानते हैं, जो पोटर्स होते हैं, तो उसकी जो व्हील होती है ना, पहियों से पोटर व्हील आपने देखी होगी, उससे बने होते थे, जो कि वाइट लाइन डिज़ाइन से वो पेंट हुआ हुआ होता था, ठीक है। तो सफ़ेद रेखा के डिज़ाइन से यहाँ पे बना हुआ होता था, आपको याद रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है आपको याद रखनी है, इस व्हील का जो ये बर्तन बनाए जाते थे, ठीक है, व्हील के थ्रू जो कुम्हार बनाते थे वो फीमेल्स नहीं बनाती थी, वो सिर्फ मेन बनाते थे, ठीक है। इसका जो यूज़ है सिर्फ आदमी लोग करते थे, औरत वुमेन लोग नहीं करती थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है, भूलना मत, ठीक है। कभी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ गया तो आप लोग यहाँ पे गलत हो सकते हैं। आपको ये बात याद रखनी है, जो ये व्हील है, जो पोटर्स हैं, ये फीमेल पोटर्स का यूज़ नहीं करती थी, सिर्फ मैन ही करती थी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट आपको बता दूं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इस समय बहुत ज़्यादा हाई थी। कब, कालकोलिथिक के समय पर। ये हमें एविडेंस देखने को मिलता है। हमें ये कैसे बात पता चला कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है सबसे ज़्यादा अधिक थी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मैं आपको बता दूं, जो शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं ना, उनकी जो मृत्यु हो जाती है, वहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये एविडेंस हमें देखने को मिलता है महाराष्ट्र, वेस्टर्न महाराष्ट्र के। इस समय क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में हमें जो पश्चिम महाराष्ट्र के, वहाँ पे बच्चों को दफनाए जाने के हमें एविडेंस देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए हमें पता चलता है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कालकोलिथिक के समय पर बहुत ज़्यादा थी। ये पॉइंट याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है। इसका एविडेंस आपको कहाँ मिलता है, तो कालकोलिथिक के समय पर वेस्टर्न महाराष्ट्र में आपको ये देखने को मिलता है। मैं आपको स्टूडेंट यहाँ पे बेसिक से लेकर के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सब मैं आपको बताऊंगी, ऐसा आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको डिटेल में जितनी बातें हो सकती हैं सब के सब बताऊंगी कि मैक्सिमम चीज़ें मैं यहाँ पे कवर अप कर सकूँ। अदरवाइज आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी, इस जब मैं आपको पूरा पढ़ाने के बाद आपने मेरी पूरी वीडियो देख लेंगे, उसके बाद आप मैंने कौन सी चीज़ें छोड़ दी हैं, कौन सी चीज़ स्किप हो गई है, आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि आपको कौन से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स अगर पता हो तो, ठीक है। बाकी आपको मैं जितना बता रही हूँ सब कुछ नोट डाउन कर लेना, अच्छे से नोट्स बना लो, आपके ये फ्यूचर के सारे एग्जाम में काम आने वाले हैं। तो अभी तक मैंने आप सबको बता दिया कि आप लोगों के यहाँ पे एनिमल्स बता दिए, ठीक है। आपके यहाँ पे किस किस क्या क्या चीज़ें ये लोग उगाते थे, बर्तन मैंने आपको बता दिए, साथ ही साथ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इनकी ज़्यादा थी। आगे बढ़ेंगे। अब अगर मैं बात करूँ तो अब इनके घर भी मैंने आपको बताए, ठीक है। पहले भी अब घर भी बना जहाँ पे ये लोग रहते हैं। तो अगर हम उस समय के घर देखोगे, वो रूरल सेटलमेंट था, गाँव के तरीके का। ऑब्वियस ही बात है, उस समय शहर तो था नहीं, है ना। तो हमें उस समय जो है वो बर्न्ट ब्रिक्स, यानी जो पकी हुई ईंटें होती है ना, वो देखने को नहीं मिलेंगी हमें। उनके जो घर बने हुए थे वो कच्ची ईंटों से बने हुए होते थे, याद रखना, क्योंकि पकी हुई ईंटें उस समय उन लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी। तो हमें वहाँ पे
जो मिट्टी होते हैं ना, जो मिट्टी की बने हुए ईंटों से बने हुए, वहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, उस समय मड ब्रिक्स होते थे, बर्न्ट ब्रिक्स नहीं होते थे। एग्जाम में पूछा जाएगा तो याद रखना, बर्न्ट ब्रिक्स के घर हमें ताम्रपाषाण काल के समय में नहीं देखने को मिला, वो मड ब्रिक्स का में रहते थे। और उस समय अगर हम देखेंगे तो विलेज बेस्ड इकोनॉमी, ठीक है, गांव की अवस्था थी उनकी। अर्थव्यवस्था का देखोगे तो गांव जैसे गांव के घरों में होते हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं तो बिगनिंग होती है सोशल इनइक्वालिटीज, कैलकोलिथिक सोसाइटीज। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे, अब यहाँ पे सोशल इनइक्वालिटीज होगी। क्यों? यहाँ पे कुछ लोगों का घर रेक्टेंगुलर शेप का था, ठीक है, और जो कि बहुत ही अच्छा, जो मुखिया होते थे, जो हेड होते थे, ठीक है, आयताकार घरों में रहने वाले मुखिया के रूप में गोल झोपड़ियों में रहने वाले अन्य लोगों पे हावी था। यहाँ पे अब आप सोसाइटी में भेदभाव देखोगे, असमानताएं देखोगे। असमानता कैसे? जो रेक्टेंगुलर घर होता था और जो हेड होते झोपड़ियाँ होती थी। रेक्टेंगुलर घर जो मुखिया होते थे उनके होते थे और वो ज़्यादा अट्रैक्टिव और अच्छे दिखते थे। ठीक है, और जो भी पीजेंट फार्मर्स के, आपके जो किसान जो झोपड़ी देखोगे उसके मुकाबले। यहाँ पर आप गांव में देखोगे तो क्या गांव कैसे होते, छोटे छोटे होते, तो इसलिए यहाँ पर गांव तो उस समय पर छोटा ही होगा, है ना। अब तो धीरे धीरे यहाँ बसना शुरू हुआ है ना, लोग रहने लगे, तो छोटा ही हिस्सा था। तो यहाँ पे जब घर यहाँ पे छोटा, तो सबकी झोपड़ियाँ आप देखोगे तो बहुत पास पास होती थी, बहुत ही क्लोज होती थी एक दूसरे से। यहाँ पे मैंने अभी आपको क्या बताया, जो लोग रहते थे वो रेक्टेंगुलर और सर्कुलर हाउसेस थी, मर्ड वॉल्स होती थी, याद रखना, और टैच्ड रूफ। ऊपर आप लोगों ने देखा होगा ना, तो वो लोग झाड़ियाँ टाइप ऊपर जो उनकी छतें होती थी, तो वहाँ पर वो लोग जो घास फूस जो होता है ना सूखा सा, वो काट के डाल देते थे, क्योंकि उसी से वो लोग बनाते थे। लेकिन जो दीवारें होती थी वो कच्ची मिट्टी की होती थी। आप लोगों ने पुराने ज़माने में गाँव में भी आपने ऐसे घर देखे होंगे। ठीक है, तो आप लोगों के उस समय पर ऐसे घर होते थे, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर हाउसेज हमें उस समय देखने को मिले। नेक्स्ट में अगर बताऊं, मोस्ट ऑफ द हाउसेज वर सिंगल रूम बट सम हैड 2 और 3 रूम। हमें मैक्सिमम उस गांव में क्या देखने को मिलता है कि ज़्यादातर वैसे सबके घरों में एक ही कमरे होते थे, लेकिन कहीं कहीं पे 2 और 3 कमरे भी हमें वहाँ पे देखने को मिले। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आप सबको यहाँ तक समझ में आ गई। मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी, खाना, ठीक है, कैसे वो लोग रहते थे, क्या क्या शिकार करते थे, कैसा उनका घर था, क्या क्या उन्होंने बर्तन बनाए, कौन क्या क्या काम करता था, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बहुत हाई थी, इसका एविडेंस हमें वेस्टर्न महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। आई होप अगर आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो और बताते रहो कि आप सबको ये सारी चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई हो। अगर इसके अलावा भी कुछ और भी पॉइंट आप लोग जानते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर कुछ और बातें भी देख लो। कैलकोलिथिक के समय पर देखोगे तो लोग, जो वहाँ के लोग थे वो एक्सपर्ट थे कॉपर स्मिथ, यानी कि उन लोगों को क्या आता था, कॉपर स्मिथ थे। अब वो लोग जो है कॉपर को मेल्ट करना जानते थे। ठीक है, वर गुड स्टोन वर्कर एज वेल, वो पत्थर के अच्छी कारीगर भी थे और साथ ही साथ उन लोगों को तांबे की गलाने भी आता था। तो हमें ये चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिली। दे न्यू स्पाइनिंग और वीविंग टू, तो यहाँ के लोग कटाई और बुनाई भी सबसे अच्छे से जानते थे। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट, दे डिड नॉट नो द यूज ऑफ राइटिंग, अभी भी यहाँ पे लोगों को लिखना नहीं आता था, क्योंकि आप लोग जानते हैं अभी भी आपका जो ये फेज चल रहा है वो प्री हिस्टोरिक पीरियड ही चल रहा है, प्रागैतिहासिक ही चल रहा है। तो प्रागैतिहासिक काल में कोई भी हमें लिखित जो है प्रमाण नहीं मिलता है, रिटर्न एविडेंस नहीं मिलता, क्योंकि उस समय के लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था। ये बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, लोगों को बाकी काम आते हैं, स्पाइनिंग आती है, वीविंग आती है, कॉपर स्मिथ आते हैं, कॉपर को मेल्ट करना आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन उनको अभी भी लिखना नहीं आता है। ठीक है, तो आगे मैं अगर बात बताऊं तो कैलकोलिथिक के जो लोग हैं, हमें यहाँ पर अब कुछ ऑर्नामेंट्स भी देखने को मिलते हैं। तो ऑर्नामेंट्स जो आभूषण है और कुछ डेकोरेशन देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग थे ना, वो आभूषण और डेकोरेशन के बहुत ही ज़्यादा क्या थे, वो इंटरेस्ट से शौक होता है ना, इन लोगों को शौक था। जो वहाँ की वुमेन होती थी वो ऑर्नामेंट्स पहनती थी शेल की, एंड बोन एंड कैरेट फाइनली वर्क कॉम। उस समय आपने देखा वो अपने बाल झाड़ने के लिए कॉम का भी यूज़ करती थी। क्लियर हो गया? तो याद रखना, जो वहाँ की महिलाएं थी वो शेल का और हड्डियों के गहने भी पहनती थी। उस समय उन लोगों को शौक था और वो अपने बाल झाड़ने के लिए कॉम का भी यूज़ करती थी। साथ ही साथ दे मैन्युफैक्चर्ड बीड्स ऑफ सेमी प्रीसियस स्टोन सच एज कैरेनियस, स्थैथाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल।
याद रखना कि वो लोग कैराइन, क्योंकि सेमी प्रीशियस स्टोन जो होते हैं कैराइन, स्टेटाइट और क्वार्टिक क्रिस्टल जैसे, ये लोग क्या करते थे, प्रीशियस है, ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। बहुत ही कीमती होते थे ये मोतियों। इन लोगों ने इसका क्या किया, मैन्युफैक्चर किया था, इसको बनाया था उस समय की वहाँ की महिलाओं ने। तो ये चीज़ें आपको कालकोलौतिक ताम्रपाषाण काल के समय में देखने को मिलती है। क्लियर हो गया। तो अभी तक आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे लोग, और जो वहाँ की वुमेन थी उस समय की, वो लोग ऑर्नामेंट जो शेल है, शेल और बोन के यहाँ पे ये लोग ऑर्नामेंट्स वेयर करती थी। साथ ही अब इन्होंने मैन्युफैक्चर क्या बनाना शुरू किया, सेमी प्रीशियस स्टोन जो होते हैं कैराइन, स्टेटाइट और क्वार्टिज क्रिस्टल, ये बनाना शुरू कर दिया था। तो ये थे आपके पूरे क्या थे, कालकोलॉथिक पीरियड के वे ऑफ स्टाइल कैसे थे, किस तरीके से जीवन को व्यतीत करते थे, क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे, विशेषताएं थी, ये सारी चीज़ें मैंने आप सबको यहाँ पे बता दी हैं। आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। नोट्स अगर आप लोग बनाओगे तो ही आपको ये सारी चीज़ें याद रहेंगी। मैं आप सबको यही सजेस्ट करूँगी कि मैं आपको यहाँ पे जितना भी कुछ पढ़ाती हूँ, आप लोग खुद अपने हाथों से इसको नोट करें और अपने तरह अपने नोट्स बनाइए, ठीक है। साथ ही साथ अपने साइड में आप मैप भी बना सकते हैं। आगे अब मैं आपको जो पढ़ाऊंगी वो होगा इसके कालकोलॉथिक साइट्स के बारे में। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। तो ऐसा कुछ मैप आप लोग अपने कॉपी में लगाना ज़रूर, ताकि आपको ये जल्दी याद होंगे। अगर मैं जूम करके आपको यहाँ पे मैप दिखाऊं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेहरगढ़ जो कि यहाँ पाकिस्तान में है, जोधपुर, ठीक है, चिरांद, कोली हवा, ईरान, कयाथा, ठीक है, नवातोली, ये सब कोई रांगपुर, दैमाबाद, ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं, इनाम गांव, ये सब आपके कालकोलॉथिक साइट्स हैं। ये सब आपको कुछ पता होना चाहिए। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कालकोलॉथिक की कौन कौन साइट्स आपको पता होनी चाहिए और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो आपको याद होनी चाहिए। यूजीसी नेट अगर आप उठा के देखोगे, नेट और जेआरएफ के एग्जाम में, तो यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, कि कौन से साइट्स पे किस लिए फेमस है और किस लिए क्या है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस चेकआउट किया होगा तो आप लोगों ने एनालाइज भी किया होगा कि यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने ये सब कर लिया तो आपके हर एग्जाम में काम आएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स जो आपको पता होनी चाहिए, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो ये आपकी साइट से उनकी महत्वपूर्णता देखेंगे, इनकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है। पहली साइट जो आपको याद रखनी है वो होगी आपकी अहर, जो कि बनास वैली राजस्थान में है। यहाँ पर अगर हम बात देखेंगे तो यहाँ के लोगों को, अभी तक मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई हैं उसका एविडेंस हमें किसी ना किसी साइट पर देखने को मिला ही है। तो अभी मैंने आपको बताया था, हमें यहाँ पे लोग जो हैं स्मेल्टिंग, जो कॉपर को पिघलाने का काम करते थे, ठीक है, जो लोग पिघलाने का और धातुओं का हमें यहाँ पे लोगों ने अभ्यास करा था, और जिनके घर पत्थरों से बने हुए होते थे, वो लोग यहाँ पर रहते थे। कहाँ पर, आहार और बानासवाली राजस्थान। इसका एविडेंस हमें इस साइट पर देखने को मिलता है। दूसरा आपको जो साइट याद रखनी है वो हो गया आपकी गिलुन, जो कि ये भी बनासवाली राजस्थान में है। यहाँ के लोग जो है जली हुई ईंटों का यूज जो है वो कम करते थे, ठीक है, बर्न्ट ब्रिक्स का यूज यहाँ के लोग कम करते थे। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है। थर्ड अगर आपका साइट अगर हम देखेंगे तो है नेवैसा, जो कि जोरवे महाराष्ट्र में है, और एरन जो कि मध्य प्रदेश में है। ये आपका नॉन हड़प्पन कल्चर है, जो गैर हड़प्पन संस्कृति के बारे में हमें इस जगह से पता चलता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी नवदा टोली, वेरी इंपॉर्टेंट साइट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको लगभग सभी जितने भी फूड ग्रेन्स हमें यहाँ पे इसकी खेती देखने को मिलती है। कहाँ पे, नवदा टोली में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट साइट की अगर मैं बात करूंगी तो वह चिरांद, सैनुअर, सोनपुर, जो कि कहाँ पर है, बिहार में। ये आपको याद रखना है कि कौन सी साइट कौन सी स्टेट में है, ठीक है। महिषलाल जो है आपका, महिषदल जो है वो वेस्ट बंगाल में, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं इसकी महत्वपूर्णता बताऊंगी तो ये क्या है, प्रोमिनेंट साइट इन दीज कंसर्न स्टेट। ये इन सभी जितने भी आपके राज्य हैं, इनके प्रमुख स्थल हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोनगांव, इनाम गांव और नासिक की। कहाँ पर मिलेंगे आपको, महाराष्ट्र में। इनकी विशेषता क्या है, ये बड़ी मिट्टी ओवन और गोलाकार गड्ढे वाले घर हमें देखने को मिलते हैं। मतलब कि आपके जो कच्ची ईंटों का जो घर था, मड ब्रिक्स, जो कि ओवन शेप का, और सर्कुलर पिट हाउसेज होते थे, ठीक है। पिट हाउसेज मतलब जहाँ पर ये लोग अपने खाना को स्टोर करके रखते थे, गड्ढों के अंदर। पहले गड्ढा करके तब उसमें खाना को, अपने अनाजों को स्टोर कर रखा जाता था, ठीक है। इसका एविडेंस हमें कहाँ पे, सोनगांव, इनाम गांव और नासिक में, जो कि महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कायाथा की, जो कि मध्य प्रदेश में। फिर से बता रही हूँ, साइट के साथ साथ कौन से स्टेट में, ये बात आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि कयाथा कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में।
इसके अब हम महत्वपूर्णता देखेंगे, इंपॉर्टेंस क्या है कि मड प्लास्टर फ्लोर प्री हड़प्पन एलिमेंट बर्तन जो हैं, आप जो कॉपर के ऑब्जेक्ट हैं जो मिट्टी के प्लास्टर वाले फर्श हमें देखने को मिलते हैं, मिट्टी के बर्तन में जो पहले हड़प्पा के तत्वों के साथ साथ तांबुओं की वस्तुओं के हद तक तेज काटने वाले किनारे, ये सारी चीजें हमें यहाँ देखने को मिलती है। मालवा नेक्स्ट साइट है आपकी जो कि मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर हमें सबसे अमीर ताम्रपाषाण मिट्टी के पात्र देखने को मिलते हैं। याद रखना, अभी मैंने आपको पहले भी बताया, जो आपकी कालकोलिथिक है इसको हम प्री हड़प्पा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें एविडेंस मिले ब्रोंज के, इन्होंने ब्रोंज का भी यूज करा था। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट साइट की अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट देखोगे दैमाबाद, वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। तो दैमाबाद अगर आप साइट देखोगे तो ये किस लिए फेमस है, गोदावरी घाटी के पास में सबसे बड़ा एक जोरोवी संस्कृति स्थल आप लोग देखोगे। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे फेमस देखोगे ब्रोंज, राइनोस जो गैंडे होते हैं, हाथी सवार, और जो आपके बिफेलोज हैं के साथ साथ 2 पहिए रथ की वसूली के लिए प्रसिद्ध है। राइडर यहाँ पे हमें, अब यहाँ पे इन लोगों में देखने को मिला है कि राइनो एलिफेंट और 2 व्हील चैरियोट जो कि राइडर था एक बिफेलो को लेकर के, हमें सारी चीजें देखने को मिलती है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो जोरवे कल्चर आपको देखने को मिलता है वो किस तरफ, कौन सी साइड थी, दैमाबाद में आपको ये देखने को मिलती है। अब आपको जो ये 4 पॉइंट है ये अलग है, जो आपको याद रखनी है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है। ये 4 कल्चर हैं, 4 संस्कृति हैं जो आपको याद रखनी है एग्जाम के लिए। साइट्स आपकी उतनी इंपॉर्टेंट थी, इतना कर लिया, इस नहीं आएगा आपके एग्जाम में कालकोलिथिक में, ठीक है, ताम्रपाषाण की स्थल से। आपको अब जो 4 भी बातें याद रखनी, वो आपका बनास कल्चर, कयाथा कल्चर, मालवा कल्चर और जोरवे कल्चर, ये 4 कल्चर आपको याद रखनी है। इनका टाइम पीरियड के साथ साथ 2600 से 1900 की बीसी तक, और ये 2100 से 2000 बीसी तक, और 1700 से 1400 तक, और ये 1400 से 700 तक, ये 4 संस्कृतियां जो आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आपका बानास कल्चर है ये आप देख सकते हैं, ये आपका साउथ ईस्ट राजस्थान में है। कयाथा कल्चर देखोगे। नेक्स्ट मालवा आपको याद रखना और जोरवे याद रखना है। अगर मैं बनास कल्चर की मैं बात करूं तो बनास कल्चर जो है आप लोगों का आहार कहाँ पे है, उदयपुर गिलुन के पास में है। कयाथा की मैं बात करूं तो चंबल में कयाथा, और सबसे कहाँ पर सबसे प्रमुख स्थल मध्य प्रदेश में, जो कि अभी मैंने आपको साइट में बताया। मालवा कल्चर आपका जो है नवदातोली वेस्ट मध्य प्रदेश में ये फेमस है। और जो आपका जोरवे कल्चर है ये आपका इनाम गांव और चंदौली जो कि पूना महाराष्ट्र के पास है। ये 4 कल्चर आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको साथ ही साथ ऐड कर दिया ताकि आप इन सारी चीज़ों को भी कर पाए। क्लियर हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स मैंने आपको बता दी, कल्चर बता दिए, कालकोलिथिक पीरियड के लोग कैसे जीते थे, कैसी लाइफस्टाइल थी, क्या क्या इन्होंने यूज़ किया, सब कुछ मैंने आप सबको यहाँ पे बता दिया है। तो यहाँ तक अगर आप लोगों ने कर लिया तो स्टूडेंट आप सबको एक बात बता दूं कि अभी तक हम लोगों ने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है, जैसे कि अभी तक हम लोगों ने पैलियोथिक पीरियड पढ़ा है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पुरापाषाण काल, मीसोलिथिक पीरियड यानी कि मध्यपाषाण काल, न्यूलिथिक पीरियड यानी कि नवपाषाण काल, और कालकोलिथिक यानी कि कॉपर एज यानी कि आपका ताम्रपाषाण काल, ठीक है। ये चारों हम लोगों ने कवर अप कर लिए। इन तीनों को हम लोग किस नाम से जानते थे, स्टोन एज यानी कि पाषाण युग से, और जो आपका चौथा है वो आपका है कॉपर एज, ठीक है, जो कि आपका है ताम्र युग से। ये 2 हमने पढ़ लिए, और ये दोनों ही हिस्से आप लोगों के किससे बेस्ड थे, तो ये दोनों की दोनों आपके हिस्से थे प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि प्रागैतिहासिक काल से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये पहला फेज था जो आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो अभी तक हम लोगों ने चारों अच्छे से पढ़ लिया, चारों में आप लोग डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये चारों बहुत अच्छे से समझ में आ गया, आप लोगों ने नोट्स अच्छे से बना लिए, कमेंट करके ज़रूर बताना। और इन चारों में अगर कुछ भी बातें स्किप हो गई हो, इसके अलावा भी अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर बता तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, ताकि और बच्चों को वो भी हेल्प हो जाए, ठीक है। नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी आप मुझे बता सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक देख लिया, आपके एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा, पहला जो मेटल यूज हुआ था वो कब हुआ था, कौन से फेज में, पहले तो कॉपर होगा, याद रखना, कौन से टाइम पर कौन से फेज में हुआ था, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड है आपके पास एग्जाम में आ जाता है। प्री हिस्टोरिक पीरियड एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। आपका प्रोटोस्टोरिक पीरियड याद रखना, प्री हिस्टोरिक पीरियड प्रागैतिहासिक काल के समय पर कॉपर एज जो है पहला मेटल है, पहला धातु है जो लोगों ने यूज किया है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं आप सबको बता रही हूँ, ठीक है।
इन तीनों में मैंने आप सबको डिफरेंस बता दिया, चौथे भी आप लोगों ने देख लिया। तो नाउ स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने इतना कंप्लीट कर लिया। अब हमारी जो हम नेक्स्ट आगे हमारी जो वीडियोस हमारी जो सीरीज बढ़ेगी वो प्रोटोस्टोरिक पीरियड यानी कि आगे प्रागैतिहासिक काल की तरफ बढ़ेंगे, जिसके अंदर स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ठीक है। और दूसरा जो होगा हमारा वो होगा आप लोगों का वैदिक पीरियड के बारे में, जिसमें हम आर्यंस के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ये दो हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो होगा आपका प्रोटोस्टोरिक पीरियड के बारे में। तो आगे हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके लिए अभी से चैनल पे बन जाओ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लो। डिटेल में मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगी, किसी भी लेवल की तैयारी करो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी तक मैंने आप सबको यहाँ तक इतना करा दिया, तो अब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको स्टोन एज, और अगर आप चाहते हैं तो स्टोन एज और कॉपर एज के ऊपर मैं आपको क्वेश्चन भी करा दूंगी, एक वीडियो ले आऊंगी उसके ऊपर, इसके हमने क्वेश्चंस भी कर लेंगे। साथ ही साथ अगर आप क्वेश्चंस के साथ साथ अगर आपको देखना है तो वीडियो में मैंने नीचे आपके हर वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है, आप वहाँ जाके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैंने वहाँ पर भी आप लोगों के लिए अपलोड कर दी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट के पास टाइम नहीं होता है कि वो उतनी वीडियोज़ देख पाएँ। तो अगर आपको क्वेश्चन करने हैं तो आपको लिंक नीचे दे रखा है, ठीक है। मेरा एक ब्लॉग चैनल है, आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री एडू पॉइंट के नाम से मेरा एक क्या है ब्लॉग चैनल है, इसका लिंक मैंने आप सबको दे दिया है टेलीग्राम चैनल पे। तो हिस्ट्री एडू पॉइंट ब्लॉग चैनल आप लोग देखेंगे ना, तो ये आपको यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर आपको हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे आंसर के साथ, विद एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको ये हर एग्जाम के लिए काम आने वाला है, तो आप लोग इस यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं हिस्ट्री एडू पॉइंट। ये मैंने आप सबके लिए ही बनाया ताकि आप लोग जो है क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। आप लोग का सपोर्ट रहा, साथ रहा, तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए 100 क्वेश्चन की सीरीज़ भी आगे लेकर के आऊँगी। एक टेस्ट मॉक टेस्ट भी चलाएंगे ताकि आपकी तैयारियां अच्छे से होती रहें। तो उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए ये हेल्पफुल होगा। क्लियर हो गया? आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे बने रहो, मेरी सीरीज में जुड़ जाओ। मेरी क्लास पसंद आती है, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आगे की आने वाली वीडियोस को आपकी अपडेट मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, दोनों को फॉलो कर लो। आपको वहाँ पे PDF में मिलेगी, इंपॉर्टेंट नोटिस जो भी आते हैं मैं आपको वहाँ बताती हूँ, क्वेश्चंस भी करते हैं। आपके डाउट और क्वेरी आपको जो आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लास कैसी लगी, कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।